हाय एवरीवन। हाँ जी भैया, आप सभी का स्वागत है अपने इस प्लेटफॉर्म पर। अपने इस प्लेटफॉर्म का नाम है रेमी ढोड़ एजुकेशन। तो भाई हम देख रहे हैं कि जो आपका सी टेट के लिए सी टेट जो अभी 2026 के अंदर होगा, उसमें सी डी पी जो कि आपका 30 नंबर की आती है, वो उस 30 में से हम 30 नंबर लेके आएंगे भाई, वो भी बिल्कुल फ्री में लेके आएंगे। पहला टेस्ट या पहली क्लास आपकी हो चुकी है, क्लास नंबर 2 रहेगी, ठीक है। और 30 में से 30 भाई, आपका एक नंबर भी मैं नहीं कटने दूंगा। आपके 30 में से 30 नंबर लेके आएंगे, 101% लेके आएंगे। तो चलिए, हाँ, साथ में एक बार आप कॉपी पेन ज़रूर लेकर बैठिएगा, देखिएगा कि आपके कितने सही हुए और कितने गलत हुए। जो गलत हुए उनको एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए, आज का पहला प्रश्न है। 1 से 30 तक हमारे प्रश्न टेस्ट नंबर 1 में हो चुके हैं। तो भैया आज 31 से स्टार्ट करेंगे और 60 तक देखेंगे, 60 तक। बच्चों के भाषाई विकास के लिए प्राथमिक स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण माध्यम क्या है? इसका मतलब यह है कि जब बच्चे भाषा सीखते हैं तो उसके लिए सबसे ज़रूरी पहला स्टेप क्या है? व्याकरण की जटिल पुस्तकें पढ़ाना। अगर कोई कोई छोटा बच्चा अगर एक भाषा को सीख रहा है, तो क्या आप उसको डायरेक्ट जटिल काफ़ी कठिन पुस्तकें दे दोगे? तो ये तो गलत हो गया। बार बार कठिन शब्दों का, देखो कठिन शब्द तो बच्चों को देने ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। केवल पाठ्य पुस्तक के अभ्यास, जहाँ पर केवल वर्ड आता है वो एक नेगेटिव वर्ड है। क्या केवल पाठ्य पुस्तकों के अभ्यास से कोई लैंग्वेज सीख सकता है? नहीं। तो बच गया कौन सा? ऑप्शन बी, कि समृद्ध भाषाई प्रवेश और बातचीत के अवसर, मतलब कि मौखिक रूप से भी। और भाषा को सीखने का सबसे एक जो पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है, वो यही होता है कि उसके आसपास उसका इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होता है। तो ऑप्शन बी के साथ आप चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बी के साथ हम गए हैं कि भाई आपके जो बच्चे हैं वो आसपास के, देखिए जैसे परिवार में बच्चा जन्म लेता है तो हम उसको कुछ सिखाते नहीं, वो अपने आप सीख जाता है। कैसे सीखता है? क्योंकि उसका इन्वायरमेंट, मतलब कि आपका परिवार, उसका इन्वायरमेंट ही ऐसा है। जो आपकी, मान के चलिए कि आप पंजाबी हैं या फिर आप हरियाणा से हैं, बिहारी हैं या फिर आप उत्तर प्रदेश से हैं, जो भी आपके घर में भाषा बोली जाती होगी वो सीख जाते हैं। कोई एक बच्चा है, उसकी मम्मी मान के चलिए कि पंजाब से है, उसका पापा दिल्ली से है। अब वो क्या करेगा? हिंदी और पंजाबी दोनों सीख जाएगा। क्या उसको हमने ट्रेनिंग दी? नहीं दी। क्यों? क्योंकि हमारे घर पर दोनों बोली जाती हैं, इस वजह से बच्चा सीख गया। तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट क्या करता है? आपका इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को आपका सबसे ज़्यादा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? परिवार। अगला प्रश्न, गणित में एक बार आप भी खुद का देखिएगा कि आपके कौन कौन से ठीक है, कौन कौन से गलत है। गणित में त्रुटियां, मतलब कि जब गलतियां होती हैं तो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मतलब कि अगर गणित के अंदर बच्चा कुछ जोड़ घटा प्लस माइनस या कुछ भी डिवाइड या फिर कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो वो क्या दर्शाते हैं? 4 ऑप्शन है। ये दर्शाते हैं कि बच्चे लापरवाह हैं और पढ़ाई नहीं कर रहे। ऑप्शन बी, शिक्षक को बच्चों को डांटने का सही मौका देती है। ऑप्शन सी, बच्चे की सोच और उनके समझने के तरीके को समझने में मदद करती है। ऑप्शन 4, गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। बताइए एक बार कौन सा है आपके, आप ही खुद बताइए। तो सबसे पहले अगर आपको कुछ भी नहीं पता सीडीपी में, तो पहले हम ऑप्शन से भी काट सकते हैं। गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि आज तक कोई भी ऐसा इंसान जो कि बिना कुछ किए हुए ही सीख गया? तो वो तो गलत है, ये गलत हो गया। ये शिक्षक को बच्चों को डांटने का सही मौका देता है। क्या सीडीपी के अंदर आपको ये पढ़ाया जाता है कि शिक्षक बच्चों को डांटते हैं? बिल्कुल भी नहीं, तो ये गलत हो गया। बच्चे लापरवाह होते हैं, क्या आपको ये पढ़ाया जाता है कि बच्चे लापरवाह नहीं होते? तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, कि उनकी सोच और सोचने का तरीका, ठीक है, तो ये होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। प्याजे, ठीक है, प्याजे ने क्या बोला है? जीन प्याजे, ठीक है, संज्ञानात्मक कोग्निटिव थ्योरी जिसने दी थी। देखिए, हो सकता है कि आप काफ़ी नए कैंडिडेट हो, आपको नहीं पता कि जीन प्याजे कौन है, लेव वाइगोत्स्की कौन है, लॉरेंस कोहलबर्ग कौन है, या फिर आपका एडवर्ड जेनर कौन है, या फिर आपका, मतलब आपको किसी का कुछ नहीं पता कि कौन क्या है। तो आप डोंट वरी, खाली आप क्लासें देखते रहिए, आपके दिल दिमाग जहन के अंदर एक एक करके सारी चीज़ें अपने आप बैठती चली जाएंगी। चलिए आगे आइए। अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस की कक्षा में, ये ईवीएस से रिलेटेड स्पेशल नहीं है, लेकिन एक कक्षा चल रही है उसकी, कि एक ईवीएस की कक्षा है और उसमें क्षेत्र भ्रमण, फील्ड ट्रिप का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मान के चलिए, देखिए इन्वायरमेंट,
ठीक है। इन्वायरमेंट का एक कोई भी एक टॉपिक हो सकता है और उसको प्रैक्टिकल करवाने के लिए टीचर बच्चों को फील्ड ट्रिप पर मतलब कि आसपास कहीं लेकर चले गए। यही क्वेश्चन दूसरे प्रकार से कैसे पूछा जाता है, यही क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि कोई मंदिर और मस्जिद का एक कंसेप्ट है और उसको अच्छे तरीके से समझाने के लिए स्कूल के जो अध्यापक हैं वो भ्रमण पर मतलब कि मोहल्ले में ले गए, तो बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये मतलब इसका सिखाने का क्या उद्देश्य है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ भी हो सकती है लेकिन उसके पीछे वही लॉजिकल बातें मिलेंगी आपको। तो 4 ऑप्शन हैं कि बच्चों को केवल मनोरंजन और पिकनिक का आनंद मिले इसलिए लेके गए हैं भाई, वास्तविक जीवन के अनुभव के माध्यम से प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान हो, शिक्षक के समय की बचत करना, या बच्चों को स्कूल से दूर रखकर अनुशासन में रखना। आप बताइए कि आपका राइट आंसर आपके ख्याल से क्या हो सकता है। देखिए, मनोरंजन करने के लिए भाई कौन लेके जाएगा, ये उस टाइप का नहीं है शिक्षक की समय की बचत, बल्कि इसमें तो शिक्षक का और भी समय लगेगा, तो ये तो गलत हो गया। स्कूल से दूर रखकर, क्या हम स्कूल से दूर रखकर स्कूली ज्ञान दे सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या हो गया कि वास्तविक जो प्रैक्टिकल जीवन है, वास्तविक जो ज्ञान है उससे जोड़कर, ठीक है। तो हमने वास्तविक ज्ञान से जोड़ दिया कि भाई मंदिर मस्जिद या AVS का जो भी टॉपिक होगा कि भाई आप तभी सीख सकते हैं। मान के चल कि जो मंदिर मस्जिद वाला एक कंसेप्ट है वहाँ पर हम बच्चों को लेकर चले गए। पहले हमने किताबों में ही बच्चों को पढ़ाया था कि जो मंदिर है उसके ठीक सामने एक मस्जिद बनी हुई है, तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि मंदिर और मस्जिद दोनों में जाते हैं। अब बच्चे इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, तो अगर हम उनको वहाँ पर लेकर चले गए एक ऐसी जगह जहाँ पर मंदिर और मस्जिद दोनों आमने सामने है, कुछ लोग मंदिर और मस्जिद दोनों में चले जाते हैं, तो वो बच्चों ने उस दिन देखा और वो रियलाइज़ भी किया। कैसे किया कि वास्तविक जीवन कि उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया, इसके अनुभव मतलब कि एक्सपीरियंस। तो अब एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आपको CDP का कुछ भी नहीं पता और आप चाहते हैं कि भाई मेरा एक अच्छा स्कोर हो, आपको 2-3 बातें ध्यान में रख लेनी है। बच्चे को ध्यान में रखकर आपको सारे के सारे सवाल सोल्व करने हैं CDP के, नंबर 1 बात। दूसरा, बच्चा कहाँ पर कंफर्ट होता है वो चीज़ें। नंबर तीसरा, CDP में ये केवल वर्ड हो गया, ये एक नेगेटिव होता है। जो टीचर हैं वो दंड दे देते हैं, वो भी एक नेगेटिव है। रटाना यानी कि रोट मेथड, वो भी गलत है। बच्चे खुद से सीखते हैं, बच्चे एक्टिव होते हैं, बच्चों के लिए ही सब कुछ उनके आसपास का माहौल होना चाहिए, बच्चों के अनुसार ही पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या होनी चाहिए। इस प्रकार के वर्डिंग आपको ध्यान में रखनी है। तो नो डाउट अगर आपने आज तक कोई क्लास भी नहीं लगवाई, सिर्फ ये 5-7 बातें नोट कर लेंगे, तो भाई आपके 30 में से 20 नंबर तो वैसे ही आ जाएंगे। अगर आप कोई क्लास भी नहीं लगवाएंगे, सिर्फ ये 10 बातें नोट कर लेंगे, ठीक है। अगर आप ये वाली क्लासें लगवा लेते हो तो आपके 30 में से 30 आएंगे। आगे आ जाओ। समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा का मुख्य सिद्धांत क्या है? समावेशी मतलब कि समा मतलब कि आपका समान, समा में क्या आ गया? समान। वेशी मतलब कि आवेश, समावेश मतलब कि एक जैसा आवेश, एक जैसी भूषा, एक जैसी आभूषण, या फिर एक जैसी वेशभूषा, एग्जैक्ट वर्ड कि मतलब कि सारे के सारे इसमें एक जैसे होते हैं, समान, ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 4 ऑप्शन है, बताइए एक बार। ऑप्शन ए, केवल दिव्यांग बच्चों के लिए, भाई सभी बच्चों को उनकी योग्यता और अंतरों को ध्यान में रखकर उसके साथ एक साथ शिक्षा देना। आर्थिक रूप से जिसके पास पैसे नहीं है, वो कमज़ोर है, उनको अलग स्कूल बना देना। जो सिर्फ जिनके जो काफ़ी इंटेलिजेंट हैं उनके लिए एक अलग स्कूल बना देना। तो मैंने पहले बताया था कि केवल एक नेगेटिव वर्ड है, इसको आप काट देंगे। समावेश, समान आवेश, समान मतलब कि चाहे बच्चे के पास पैसे हैं या नहीं है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, फिजिकली रूप से कमज़ोर है, ये वो एक साथ शिक्षा मिलेगी। एक ही जैसे टीचर होंगे, एक ही स्कूल होगा, इसमें हम एक ही क्लासरूम होगी। तो इसमें तो अलग कर दिए कि कमज़ोर बच्चों के लिए, ये भी कट गया। केवल एक नेगेटिव वर्ड है, केवल दिव्यांग बच्चों के लिए, तो ये भी गलत हो गया। आपका ऑप्शन बी बच गया कि सभी बच्चों के लिए उनकी योग्यता के अनुसार। अब योग्यता क्या होगी? मान के चले कि कोई एक अभी 6th क्लास है, इसमें कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो कि एक अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं। अच्छे का मतलब यहाँ पर ऐसे कि जो वेल स्टेब्लिश हैं, कि उनको पैसे की कोई चक्कर वाली बात है नहीं है। दूसरा बच्चा जो यहाँ पर आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उसने 1-1 रुपये की कीमत समझी है। अब इसके पास तो अच्छे ज्योमेट्री बॉक्स होगा, अच्छा लंच बॉक्स होगा। दूसरी तरफ ये बच्चा इन्हीं चीज़ों को लेकर
खुद के प्रति एक नेगेटिव फीलिंग ना ले ले, या परिवार के प्रति या समाज के प्रति कि भाई इसमें और मेरे में काफ़ी अंतर है। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए हमने एक क्लास बनाई है समावेशी शिक्षा। ये अपनी जो NEP है उसके अंदर भी है और अपना शिक्षा जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर भी है। इसमें इन्हीं चीज़ों को कि भाई जो अलग से इसको शिक्षा नहीं दी जाए, अलग से ट्यूशन इसके घर के लगवा सकते हैं, लगवाते हैं, लेकिन स्कूल में क्या है कि भाई इन सब बच्चों को आपने भी देखा होगा, जब हम पढ़ते हैं जिस स्कूल में, तो उसमें कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि बहुत एक अच्छी फैमिली से होते हैं, मम्मी भी जॉब पे है, पापा भी जॉब पे है, दादा भी जॉब पे थे। दूसरी तरफ कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिसकी शायद मम्मी पापा है नहीं, या फिर फार्मर हैं, तो वो उन दोनों को क्या टीचर ऐसा बोलेगा कि नहीं भाई आप मत बताइए, आप बैठे बैठे बता दीजिए, क्योंकि आपके मम्मी पापा दोनों जॉब पे हैं, आपका कोई जॉब पे नहीं है, आपके तो पापा भी नहीं है, आप खड़े होकर बताइए। ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो आई थिंक टीचर, एक अध्यापक या फिर जो टीचिंग शब्द है उसके लिए परफेक्ट नहीं है वो। लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। सबके लिए समान आवेश, बिल्कुल, कि सभी बच्चों को ध्यान में रखकर बिना किसी भेदभाव के एक ही सामान्य कक्षा में शिक्षा देना समावेशी शिक्षा होता है। आगे आ जाओ। विकास मतलब कि डेवलपमेंट, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हम मतलब कि विकास क्या होता है, पहली बात हम देख लें कि भाई जब माँ के गर्भ में होते हैं, वोम्ब टू टोम्ब, मतलब कि जब आप कब्र में पहुंचते हैं तो गर्भ से करब तक की विकास की जो प्रक्रिया है, और विकास में दो चीज़ें मुख्य हैं, एक आपका मानसिक और दूसरा आपका शारीरिक। शारीरिक जो होता है उसको हमने एक और नाम दे दिया ग्रोथ, ठीक है, मतलब कि वृद्धि। ये एक टाइम के बाद आपकी रुक जाएगी। जैसे कि आपकी हाइट है तो हाइट एक ही टाइम तक बढ़ेगी, 21 साल तक, 22 साल तक, यहाँ तक 22-23 साल तक। इसके बाद आपकी हाइट रुक जाती है। कुछ की हाइट जो कि 24-25 में भी बढ़ जाती है, लेकिन इसके बाद आपकी हाइट अगर 6 फीट है तो 6 फीट ही रहेगी आपकी पूरी लाइफ टाइम। लेकिन आपका जो विकास है, हो सकता है कि आज आप किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत कम आपको पता हो, लेकिन हो सकता है कि जब आप 35 के हो आपको बहुत अच्छी नॉलेज हो, 45 के हो बहुत और भी ज़्यादा नॉलेज हो, मतलब कि आपका डेवलपमेंट चल रहा है। यानी कि हमने क्या देखा कि विकास आपका गर्भ से कब्र तक की प्रक्रिया है, जो आपकी रुक जाएगी एक टाइम के बाद, उसने हमने नाम दे दिया ग्रोथ। बस ये आपको बात ध्यान रखनी है। केवल इसके विकास के लिए मैं 4 लाइनें पढ़ रहा हूँ कि विकास केवल किशोरावस्था तक ही होता है और फिर रुक जाता है। तो केवल तो एक नेगेटिव वर्ड है, बताइए भाई। विकास एक आयामी होता है और इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। कैसा होता है? विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, बहुआयामी होती है। विकास केवल आनुवंशिकता पर निर्भर होता है। आपका क्या ऑप्शन है बताइए। पहले उन वर्डों को निकालेंगे, हम काट देंगे जिसमें केवल वर्ड है। केवल आ गया, काट दो। केवल आ गया, विकास केवल, काट दो भाई, ठीक है। ये भी काट दो, ये भी आपकी कट गया, ओके। बच गया कौन सा आपका? ऑप्शन बी और सी। अब देखते हैं भाई कि विकास एक आयामी होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। जितनी नॉलेज आपको आज है, क्या उतनी ही नॉलेज आपको 10 साल के बाद होगी? नहीं, कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा, तो बदलाव तो होगा। इसका मतलब ये भी आपका गलत है। तो ऑप्शन सी कि भाई आपकी पूरी जीवन चलेगी, जैसे कि पहले बताया कि गर्भ से करब तक, यानी कि पूरी जीवन चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल ठीक है। ये आ गया कि जब भी गर्भ धारण होता है तो उससे लेकर जीवन के अंत तक, इसमें आपका शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, साथ में आपका सामाजिक और संवेगात्मक, मतलब कि आपका इमोशन वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर है। आगे आ जाओ। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? देखते हैं एक बार। 4 ऑप्शन है। विज्ञान की मूल अवधारणाओं को रटकर, देखिए रटकर, एक रटना एक गलत वर्ड है, रॉन्ग वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। आकलन में सफलता प्राप्त और ग्रेड्स सुधारना। विद्यार्थियों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। केवल स्कूल के नियमों और सख्त अनुशासन का पालन करना। क्या आएगा आपके ख्याल से, बताइएगा। सबसे पहले हम उसको उड़ाते हैं जिसमें केवल वर्ड होगा। तो केवल वर्ड है भाई, नेगेटिव वर्ड है, उड़ा दो। जिसमें रटकर, रोड सिस्टम, दंड देना, ये भी आपकी नेगेटिव वर्ड है, उड़ा दो। अब बच गए 2। आकलन में सफलता प्राप्त करना। सफलता प्राप्त करना तो ठीक है, और ग्रेड्स सुधारना। लेकिन एक बार इसको देखिए, क्या भाई जब हम इन्वायरमेंट पढ़ते हैं या फिर आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, मैथ, हिस्ट्री, कोई भी हो सकता है, तो क्या उसका एक ही रूल टारगेट होता है क्या हम सफल हो जाएं और जो हमारे ग्रेड्स हैं, जो हमारे नंबर हैं, उनको हम सुधार लें?
ये भी हो सकता है, लेकिन इससे बेटर हमें क्या मिल गया कि शिक्षार्थियों को प्राकृतिक और सामाजिक संस्कृति से पर्यावरण को जोड़ना। तो आपका ऑप्शन सी चला जाएगा भाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी इन्वायरमेंट की बात हुई है, तो यहाँ पर भी आपका पर्यावरण है। जब तक आप पर्यावरण से जोड़कर उस सब्जेक्ट को, कोई भी सब्जेक्ट है, जब तक आपको उसके बेसिक रूट्स से आप नहीं जोड़ोगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। देखो बिल्कुल ठीक है। अब आ जाओ एनसीएफ, ठीक है, नेशनल कैरिकुलम आपका जो फ्रेमवर्क है उसमें जो आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या है उसके अनुसार प्राथमिक स्तर पर एवीएस इन्वायरमेंट का मुख्य उद्देश्य बच्चों को उसके वास्तविक सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण से जोड़कर बताना होता है, ठीक है। आगे आ जाओ। अगला प्रश्न है आपका कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने, लैंग्वेज जो को उसको एक्वायर करते हैं, एक्वाजिशन, इसमें मुख्य अंतर क्या है। तो भाई एक तो हम भाषा अपने आप सीख जाते हैं, एक हमें सीखनी पड़ती है। मान के चलिए अब आप नॉर्थ इंडिया से हैं तो आपकी हिंदी तो आपको वैसे ही आती होगी, या फिर जो आपकी एक घर की भाषा होती है क्षेत्रीय, जैसे मैं हरियाणा से हूँ तो हरियाणवी मुझे आती है, आप जहाँ से हैं तो वो लैंग्वेज आपको आती होगी, लेकिन उसको हम बोलने बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपको दूसरी लैंग्वेज सीखनी है, मान के चलिए कि आपको कोई और लैंग्वेज सीखनी है, गुजराती सीखनी है, कन्नड़ सीखनी है, मलयालम सीखनी है, तो आपको क्या करना होगा, यही बस दो बात है, इनमें आपको अंतर बताना है। तो चलिए एक बार देखते हैं। पहला है कि भाषा की पाठ्य पुस्तकों और कठिन व्याकरण, ठीक है। अगला उपलब्ध भाषाई परिवेश और माहौल। ऑप्शन 3 भाषा का लिखित आकलन और परीक्षा। ऑप्शन 4 शिक्षक का ज्ञान और पढ़ाने का तरीका। तो बताइए 4 ऑप्शन में आप किसके साथ चले जाएंगे। देखो भाषा की पाठ्य पुस्तकें और कठिन, तो कठिन एक नेगेटिव वर्ड है, इसको निकाल दो। क्या आपको कुछ भी नहीं आता और आप डायरेक्ट उसकी भाषा की जो पुस्तकें हैं, मुझे अब पंजाबी के बारे में या गुजराती के बारे में, गुजराती के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, अगर मैं उसके व्याकरण को देखूंगा उठाकर तो भाई क्या सीख पाऊंगा, कभी नहीं। भाषा का लिखित आकलन, अगर वहाँ के मैं कुछ किताबें लेके आऊँ और मैं अब देखता हूँ कि उसका आकलन और परीक्षा कर देता हूँ, मुझे नहीं समझ में आएगी। शिक्षक का ज्ञान, अब मुझे कोई पढ़ा तो रहा है, जैसे कि मैं आपको पढ़ा तो रहा हूँ, अगर आपको कुछ पढ़ाने का मेरा तरीका या कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई तो इसका मतलब आपके लिए वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी, सब कुछ है। ऑप्शन बी बच गया कि उपलब्ध भाषाई परिवेश और माहौल। ये बिल्कुल सही बात है। अगर मैं गुजरात में चला जाऊँ या फिर मेरे साथ कुछ एक ऐसे कुछ कैंडिडेट हो या फिर मैं एक ऐसे इंस्टीट्यूट में चला जाऊं जो प्रॉपर तरीके से सिखा ही वही रहा है। अब मुखर्जी नगर हम क्यों जाते हैं, इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पर इन्वायरमेंट है। अब आप इस यूट्यूब चैनल पर क्यों आए हो, क्योंकि भाई यहाँ पर स्पेशली आपको सीडीपी पढ़ाई जाती है, यहाँ पर इन्वायरमेंट है, आपको काफ़ी अच्छे तरीके से सलीके से जोड़ तोड़ कर पढ़ाई जाती है, इसी वजह से आपके दिल दिमाग जहन के अंदर जा रही है। ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। दो चीज़ हैं, एक है भाषा अर्जन स्वाभाविक रूप से घर के माहौल परिवेश से होता है, जबकि सीखना, देखो दो चीज़ें आ गई इसमें, एक है सीखना और एक आपका अर्जन करना, ठीक है। देखिए अब जो अर्जन करना है वो जब हम बच्चे होते हैं तो हमारा जो घर का माहौल होता है, हमने ऊपर एक एग्जांपल लिया था कि एक मम्मी पंजाब से है, पापा दिल्ली से है, तो बच्चा दोनों लैंग्वेज सीख जाएगा। मतलब कि बच्चे ने दोनों के दोनों एक्वायर कर ले, अर्जन कर ले। उसने ना कोई व्याकरण पढ़ा, ना कोई उसने शब्दावली रटी, उसने कुछ भी नहीं किया, वो डायरेक्ट, क्योंकि उसका माहौल था। जब हम कोई भाषा सीखते हैं, जैसे हम गुजराती सीख रहे हैं, अभी एग्जाम्पल लिया, तो स्कूल या औपचारिक मतलब कि ऑफिशियली तरीके से नियमों के साथ होता है। दोनों में मुख्य अंतर परिवेश का है। ओके, तो यहाँ से हम ऑप्शन बी के साथ चले जाएंगे। आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा। आगे आ जाओ। इनमें से कौन सा प्रश्न बच्चों में समीक्षात्मक चिंतन मतलब कि क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा उदाहरण है। देखो क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है, मान के चलिए कि कुछ चीज़ें हैं जैसे कि रूढ़िबद्ध चीज़ें, स्टीरियोटाइप चीज़ें। अब ये क्या होती हैं, हम आज तक पढ़ते आए हैं कि भाई जो मम्मी है, ठीक है, या जो महिलाएं हैं, जो लेडीज़ हैं, वो घर पे रह के बच्चों का पालन पोषण करती हैं और घर का काम करती हैं। जो पापा लोग हैं या जो जेंट्स हैं वो नौकरी पर जाएंगे। लेकिन आज के टाइम पर ये सिनेरियो चेंज हो रहा है। तो मतलब हम यही पढ़ते आए थे, इसका मतलब है कि जो काफ़ी लंबे समय से इस समाज ने या इस लोगों ने, इस दुनिया ने हमारे जो ख्याल या फिर जो विचार बना दिए भाई, उसको हम स्टीरियोटाइप बोलते हैं, ठीक है, जो रूढ़िबद्ध चीज़ें बोलते हैं कि यह तो लगातार चलती ही आ रही है। अब महिलाएं भी जॉब पर जा रही है, खाली पापा नहीं जा रहे, मम्मी भी जा रही है, और खाली मम्मी बच्चों का पालन पोषण नहीं कर रही है, पापा भी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मतलब कि चेंज हमें देखने को मिला। तो यह वह थिंकिंग है जो आपकी रूढ़िबद्ध चीज़ों के खिलाफ जाती है और क्वेश्चन उठाती है कि क्या सर, नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता कि केवल महिलाएं ही जाएं।
या केवल महिलाएं ही बच्चों का पालन पोषण करें? हाँ भाई, महिलाएं भी जॉब कर सकती हैं, नो डाउट कि आज के टाइम पे करती भी हैं, जो कि बहुत अच्छा है। जैसे कि अब बहुत सारी लेडीज़ हैं जो कि इस वीडियो को देखने का काम कर रही हैं, तो बहुत अच्छा है। मैं 4 ऑप्शन पढ़ता हूँ कि इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है कि जो आपका क्रिटिकल थिंकिंग है कि भारत की राजधानी का नाम क्या है। दूसरा, 25 को 4 से गुणा करने पर क्या आएगा। तीसरा, हमारे देश में पानी की कमी की समस्या को दूर करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे। या चौथा, कविता की मुख्य 4 लाइनें बिना देखे सुनाइए। आपका राइट आंसर क्या रहेगा बताइए। तो देखो यहाँ पर क्या है कि भाई भारत की राजधानी सबको पता है दिल्ली। क्या इसमें कोई क्रिटिकल कोई डिबेट हो सकती है क्या? फिर कोई क्रिटिकल मतलब कुछ अलग से सोचना पड़ा? बिल्कुल भी नहीं। 25 को 4 से गुणा करेंगे, 25 चौका 100, सबको पता है। कुछ अलग से सोचना पड़ा? बिल्कुल भी नहीं। कविता, कोई भी कविता हो सकती है, उसके मुख्य 4 लाइनें भाई एक बार आप याद करके बता भी सकते हो, इसमें कुछ अलग से सोचना पड़ा नहीं। लेकिन जो पानी की कमी है उसमें अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग बच्चे आएंगे और वो बताएंगे। जैसे कि नॉर्थ इंडिया से कुछ अलग बताएंगे कि आपके यहाँ पर नहरों की कमी है, या फिर आपका नहरों में प्रॉपर तरीके से पानी नहीं आ पाता, वर्षा की काफ़ी कमी होती है। साउथ के कुछ अलग बताएंगे क्योंकि वहाँ पर समुद्र भी है, तो उनका कुछ अलग होगा। तो यानी कि उन्होंने सोचना पड़ा, और जहाँ पर सोचते हैं वहीं पर होता है आपका क्रिटिकल थिंकिंग। आइए, तो ये बिल्कुल ठीक है कि हम इस पर चले गए। जब आप सोच कर कुछ बताते हैं तो इसी को बोलते हैं। आगे आ जाओ। कोहलबर्ग, देखिए ये आपके कुछ मनोवैज्ञानिक हैं। अगर आप नए अभी तैयारी करना शुरू किए हैं तो आप डरिएगा मत, ये मत सोचिए कोहलबर्ग कौन आ गया। तो इन सब चीज़ों के ऊपर आप टेंशन मत लीजिए, खाली आप इस वीडियो को देखने का काम करो कि कोहलबर्ग के अनुसार एक बालक सही और गलत में निर्णय लेते हैं। अब मैं बता दूँ आपको थोड़ा सा, ये आपके एक मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने एक थ्योरी दी है, ठीक है, कोहलबर्ग ने। और जो इन्होंने थ्योरी दी थी उसमें 3 स्तर हैं, 3 लेवल हैं, और 3 लेवल के मतलब 3 स्टेज हैं, स्टेज, ठीक है। और इन 3 स्टेज के प्रत्येक आगे 2-2 लेवल हैं, मतलब कि 3 स्टेज 6 लेवल। और जो 3 स्टेज हैं इन्होंने बांट रखा है कि किस स्टेज के अंदर क्या काम होगा। जैसे कि पहले स्टेज में क्या आता है कि जो बच्चा है वो 2 तरीक़ों से काम कर सकते हैं, या तो पुरस्कार पाने के लिए या फिर डंडे के डर से, कभी मुझे चोट ना लग जाए, कभी मुझे टीचर मार ना दे, मम्मी मार ना दे, तो उसको हम बोलते हैं दंड। तो इसमें वही पूछा है कि कोहलबर्ग के अनुसार एक बालक सही और गलत के बारे में निर्णय कब लेता है। तो उसी में से पूछा है कि बाह्य रूप से किए गए दंड और पुरस्कार के आधार पर, समाज के बने बनाए सख्त नियमों के आधार पर, अपनी खुद की अंतरात्मा और नैतिक सिद्धांतों के अनुसार, केवल अपने पसंद और नापसंद। देखो पहले तो हम नेगेटिव वर्ड को हटा देंगे कि जो केवल वर्ड है वो नेगेटिव है, तो बच गए अपने पास 3। अब इस 3 में से आप देखिए कि आपका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा। अब देखिए, अब इसके अलग अलग लेवल हैं। ये थोड़ी सी थ्योरी एक अलग टाइप की है क्योंकि हमने इसमें देखना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें क्या बता दिया कि जो आपका ऑप्शन ए के साथ आप चले जाओगे कि जो बाह्य रूप से मतलब वही है कि भैया तो दंड या फिर पुरस्कार। अगर बच्चे को डर लग रहा है, ठीक है, तो मतलब उसको डंडे का डर है, मम्मी मार न दे, तो उसके लिए वो चीज़ें क्या होगी, अब वो उन्हीं से बचने के लिए सारे काम कर रहे हैं, कुछ पुरस्कार पाने के लिए। तो आप ऑप्शन ए के साथ चले जाओगे। कोहलबर्ग का कौन सा मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास का इन्होंने सिद्धांत दिया था। और इसमें जो पहला स्तर है पूर्व पारंपरिक, 3 है, पूर्व पारंपरिक, दूसरा खाली पारंपरिक, तीसरा उत्तर पारंपरिक। में इसमें क्या है, पहले ही लेवल की बात हो रही है कि इसमें बच्चे सही गलत का फैसला इस आधार पर करते हैं कि डांट पड़ेगी या फिर पुरस्कार मिलेगा। आगे आ जाओ, बताइए कि आपका विद्यार्थियों में, बच्चों में संप्रत्यात्मक समझ यानी कि जो कंसेप्चुअल है उसके अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। मान के चलिए आप एक शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, और आपके क्लास में कुछ बच्चे हैं और आप उनको काफ़ी अच्छे तरीके से समझाना चाहते हैं, कोई भी कंसेप्ट है। आप कैसे समझाओगे बच्चों को? केवल परिभाषाएं देकर? तो परिभाषा तो भाई वैसे भी एक नेगेटिव वर्ड है। आपका उत्तर बताइए क्या है इसमें से। नई विषय वस्तु को बच्चों के पूर्व ज्ञान, पहले के ज्ञान से जोड़ देना। इसमें एक ऑप्शन और चला गया, कहाँ पे चला गया, ये वाला। केवल उन्हीं बच्चों पर ध्यान देना जो कोचिंग में पढ़ते हैं। तो केवल एक नेगेटिव वर्ड है और केवल एक नेगेटिव वर्ड है यहाँ पर भी। ब्लैक बोर्ड पर उत्तर लिखकर बच्चों को सीधे कॉपी में टापने को कहना, ये तो रट्टा सिस्टम हो गया। तो कौन सा बच गया? ऑप्शन बी बच गया। नई विषय वस्तु को पुरानी विषय वस्तु से जोड़ देना। मान के चलिए कि भाई अभी
आपने कुछ ऐसा कंसेप्ट बताया कि आप किसी पशु के बारे में बच्चों को बता रहे हैं। मान के चलिए आप एक कुत्ते के बारे में बता रहे हैं और कुत्तों का कुछ एक ऐसा फैक्ट बता रहे हैं आप, जो कि पहले बच्चों को नहीं पता। आप क्या करोगे, आप उस कुत्ते की एक तस्वीर लगाओगे, क्योंकि कुत्तों को तो सबको पता है, और आप दिखा कर कि हेलो प्यारे दोस्तों, ये आपका एक प्यारी सी तस्वीर है आपके डॉगी की। आपके घर में आसपास आपने ज़रूर देखा होगा। आपने बच्चों से फीडबैक लिया, देखा है, तो बच्चे बोले यस सर या यस मैम, तो उन्होंने देखा है। अब आप किसी से पूछ सकते हैं कि भाई कौन कौन से कलर के देखे हैं। अगर उन्होंने उस कलर का कभी डॉगी ना देखा होगा या उस बात का नहीं पता होगा, तो आप वहाँ से उसको बता सकते हैं। लेकिन आपने बताया कैसे? क्योंकि आपने उनके पूर्व ज्ञान के साथ उन चीज़ों को जोड़ दिया, तो आप ऑप्शन बी के साथ चले जाओगे। ठीक है, तो तभी उसके कंसेप्ट है जो उसकी काफ़ी गहरा होगा वो। आगे आइए, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्य है, इसको हम इंग्लिश में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बोलते हैं। इसके अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? गणित हो या कोई और सब्जेक्ट हो तो क्या होना चाहिए? बच्चों को केवल उच्च स्तर की अमूर्त गणित के लिए तैयार करना, बच्चों के सोचने और तर्क करने की प्रक्रिया का गणितीयकरण करना, गणित के कठिन सवालों को बिना समझे हल करना, केवल परीक्षा में पूरे नंबर लाना। देखो पहले केवल वर्ड काट दो, केवल यहाँ पर भी है, केवल वर्ड यहाँ पर भी है, कठिन वर्ड है ये भी काट दे, तो बच गया क्या? ऑप्शन बी। काफ़ी आसान है अगर आप अच्छे तरीके से समझोगे तो। ठीक है, और मेरे प्यारे दोस्तों, अपने इस प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? रेमी ढोल एजुकेशन। पीछे एजुकेशन लगा दीजिएगा आप। और यहाँ पर आपको मैंने एक दावा कर रखा है कि मैं आपके 30 में से 30 नंबर लेके आपको दिखाऊंगा, मतलब कि आप खुद लेकर आएंगे, और आपको कुछ भी एक्स्ट्रा, कोई कॉपी, कोई पेन, मतलब कि कुछ नोटबुक, ये सारी चीज़ें खरीदने की, मतलब नोटबुक तो खैर होएगी आपके पास, आपको कुछ अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 30 में से 30 हम इसी जो एक पूरी सीरीज़ है इसको आप कंप्लीट कर लेना। 2026 में देख रहे हो, 27 में देख रहे हो, 28, 30, 32 का भी देख रहे हो, आप काम आएगी। लाइक ज़रूर कर देना भाई, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है। सब्सक्राइब कर देना, और ये कॉन्टैक्ट नंबर है, टेलीग्राम का लिंक नीचे है, आगे आ जाओ। आगे देखिए, जीन पियाजे ये भी एक मनोवैज्ञानिक थे। इनके अनुसार एक वर्ड है समीकरण, जिसको हम संतुलीकरण, या फिर इंग्लिश में आप ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, इक्विलिब्रिएशन। थोड़ा सा एक अलग सा नाम है, लेकिन आप याद करिएगा। इसकी प्रक्रिया क्या है? ठीक है, तो इसकी जो प्रक्रिया है, इसकी क्या प्रक्रिया है देखते हैं। पुरानी जानकारी को पूरी तरह भूल जाना, नई जानकारी मिलने पर अपने स्कीमा यानी जो उसका ज्ञान है उसमें तालमेल बिठाना, संतुलन करना, केवल दूसरों की नकल करना, शिक्षक के द्वारा दिए गए गृह कार्य को चुपचाप करना। आपके ख्याल से क्या राइट आंसर रहेगा, बताइए? केवल दूसरों की नकल करना, उड़ा दो, केवल आ गया भाई वर्ड। ठीक है, पुरानी जानकारी को भूल सकते हो क्या आप? नहीं भूल सकते, नेगेटिव वर्ड है। शिक्षक के द्वारा जो काम दिया जाता है कि आप घर पे जाके चुपचाप कर, बस यही आपका काम है कि आप चुपचाप यही काम करो और आपको कुछ काम है ही नहीं, ये भी गलत है। बच गया कौन सा? कि नई जानकारी मिलने पर आपका जो, आपके पास एक बच्चा होता है जो, उसका जो दिमाग है वो खाली स्लेट है, मतलब कि उसके अंदर आप एक जो जैसे पौधा होता है, तो आप उसको अपने अनुसार तैयार कर सकते हैं। बच्चे को भी आप अपने अनुसार तैयार कर सकते हैं। हालांकि उसके हाइट वगैरह और ये सारी चीज़ें, आंखें, बाल का रंग, ये आपके जीन हो गए, आपके मम्मी पापा से आएंगे, परिवार से आएंगे। लेकिन उसका दिमाग किस प्रकार से काम करेगा, ये आप बहुत हद तक आप कंट्रोल कर सकते हो, समझ सकते हो। तो एक बच्चा है, उसने आज तक सिर्फ बिल्ली को देखा था, बिल्ली का भी सिर्फ एक ही रंग देखा था। आज उसने ब्लैक बिल्ली देख ली, ठीक है, तो वो, अब उसने कुछ दिन के बाद एक डॉगी भी देख लिया। डॉगी उसने सिर्फ लाल कलर का देखा था, आज ब्लैक देख लिया। तो अब वो दोनों में कंफ्यूज है कि ये बिल्ली है या डॉगी है, क्योंकि उसके भी 4 पैर हैं, उसके भी वही 2 आंखें हैं, वो समझ नहीं पा रहा है। लेकिन अगर आप देखो, उसके पास एक सर्टन नॉलेज थी, कुछ तो नॉलेज थी उसके पास। अब उसने, आपने बताया तो उसने जो उसका ज्ञान का ढांचा है, स्कीमा बोलते हैं इसको, उसमें उस चीज़ को ऐड कर लिया, और ऐड करके जो वो अब उसकी जो समझ है प्रॉपर तरीके से, उन दोनों के बीच जो तालमेल बिठाता है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो यह तालमेल या संतुलन, उसी को हम बोल देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आपका समीकरण या फिर संतुलीकरण। ठीक है, बस ये बात आप ध्यान रखिए। आगे आ जाओ। एक
भाषा के एक लैंग्वेज की क्लास है, इसमें कहानी सुनाता है कोई, ठीक है, एक टीचर है कहानी सुनाता है, तो जो कहानी सुनाई गई है इसका क्या उद्देश्य है? बच्चों को शांत बिठाना है भाई, बच्चों की कल्पनाशीलता और जो क्रिएटिविटी है उसका विकास करवाना है, केवल शब्दों में स्पेलिंग या वर्तनी को रटवाना है, केवल बच्चों का मनोरंजन करना है। तो बताइए, 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो केवल वर्ड नेगेटिव है काट दो, केवल वर्ड नेगेटिव है काट दो। क्या बच्चों को हम शांत बिठाने के लिए कि बस शिक्षक को आराम मिल सके? भाई शिक्षक का काम आराम करना नहीं है, बच्चों को पढ़ाना है, तो कि बच्चे क्रिएटिव हो सके, कल्पना कर सके। तो ये आपका ऑप्शन बी के साथ आप चले जाएंगे। आगे आ जाइए, देखिए सतत और व्यापक। सतत का मतलब होता है आपका जो लगातार चलता रहे, और व्यापक मूल्यांकन, ठीक है, मतलब कि आपका एक आप अच्छे लेवल पे और लगातार आप मूल्यांकन कर रहे हो, तो उसका जो उद्देश्य है। अब इसको देखिए, सतत मतलब कि आप लगातार बच्चों का एक क्लास है और उसमें आप बच्चों का लगातार आप मूल्यांकन कर रहे हो। मूल्यांकन का क्या मतलब होगा कि आप ये जांच कर रहे हो कि बच्चे ने कितना कुछ सीख लिया, कहाँ पर उसकी खामी है और मुझे क्या कुछ सिखाना है। तो जो ये आपका मूल्यांकन किया जाता है, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? अब के बार नीचे से पढ़ता हूँ कि कमज़ोर बच्चों को कक्षा से बाहर निकालकर अलग बिठा दिया जाए, साल के अंत में केवल एक बोर्ड परीक्षा लेकर परिणाम घोषित किया जाए, बच्चों को पास या फेल की श्रेणियों में बांट दिया जाए, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को समझना और उसमें सुधार करना। 4 ऑप्शन में से आपका क्या रहेगा बताइए। तो देखो, कमज़ोर बच्चों को अलग यदि हमने कर दिया तो फिर समावेशी कक्षा कहाँ से होगी? तो ये गलत हो गया। बच्चों को पास और फेल की यदि हमने 2 कैटेगरी बना दी तो ये भी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि बच्चों के अंदर भेदभाव की भावना बढ़ जाएगी। देखो, साल के अंत में सिर्फ जो आपकी परीक्षाएं होती हैं, क्या उन चीज़ों को ध्यान में रखकर ये करते हैं? नहीं। हम क्या करते हैं कि बच्चों का कंसेप्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़े और बच्चे सीखते रहें, समझते रहें बच्चे, और उसमें हम सुधार कर सके। तो ऑप्शन बी के साथ आप चले जाओगे, ठीक है। देखो, आपको डरना नहीं है। 15% हम कर चुके हैं, 15 और अब थोड़ा सा फास्ट खींचता हूँ भाई मैं, ठीक है। लेव वाइगोत्स्की, ये भी एक मनोवैज्ञानिक है, इनके अनुसार बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास है इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? देखो, वाइगोत्स्की, गोत्स्की में एक वर्ड आ गया गोत, ठीक है, और गोत से हमने बना दिया गोत्र। और गोत्र कहाँ पर होते हैं भाई? समाज के अंदर होते हैं, ठीक है। आपका कोई ना कोई गोत्र होगा, मेरा भी ढुल गोत्र है, जैसे रेमी ढुल, ये ढुल गोत्र है, ये भी कहाँ पर है? समाज में, ये जाहिर सी बात है, ठीक है। तो आपका जब भी आपको सामाजिक, और समाज में क्या होती है आपकी भाषा समाज के अंदर होते हैं, और आपका जो संस्कृति है कल्चर वो भी समाज के अंदर होता है। तो कल्चर या सामाजिक या फिर भाषा के लिए आप क्या करेंगे? इंटरेक्शन करेंगे, मतलब एक दूसरे के साथ आप देखेंगे, बोलेंगे, उसको हिंदी में अतः क्रिया बोल देते हैं। तो अतः क्रिया या फिर आपकी कल्चर, आपका सांस्कृतिक, आपका या फिर आपका समाज यानी सोशल, ये 2-3 वर्ड जब भी आप आते हैं तो आप गोत्र के साथ चले जाओगे, मतलब कि गोत, गोत मतलब कि वाइगोत्स की, बस ये बात ध्यान रखनी है। तो जैविक परिपक्वता और अनुवांशिकता, ठीक है। सामाजिक अतःक्रिया, लो भाई पहले ही आ गया, सामाजिक अतःक्रिया मतलब इंटरेक्शन और संस्कृति, ठीक है। तो आप इसके साथ चले जाओगे। तो नीचे ऑप्शन वैसे दिख भी गया था, ऑप्शन बी। एक और आ गया ईवीएस का, कि ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में पहेलियाँ और कहानियाँ शामिल होती हैं। इसका क्या अर्थ है? कि पाठ्यक्रम के बोझ को कम करना और पन्ने भरना। पन्ने भरना तो यार एक नेगेटिव वर्ड है, उड़ा दो। शिक्षार्थी, ये बच्चों का ध्यान भटकाना, भटकाना तो एक नेगेटिव वर्ड है भाई। केवल शिक्षकों का काम, अरे केवल वर्ड नेगेटिव है, तो ऑप्शन बी बच गया कि विद्यार्थियों में उत्सुकता, गंभीर सोच और समस्या का समाधान कौशल विकसित करना। अब इसको आप नेगेटिव मत माने कि गंभीर सोच का मतलब है कि उसके बारे में प्रॉपर तरीके से एक एनालिसिस कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि एक्चुअल में चीज़ है क्या। तो ऑप्शन बी के साथ आप चले जाओगे, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर आइए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की लेखन क्षमता। अब जैसे कि स्टार्टिंग में स्कूल में जाते हैं बच्चे और वहाँ पर लेखन क्षमता जो राइटिंग स्किल है, अब सबको सही तो नहीं आता भाई स्टार्टिंग में, तो उसका आकलन अगर आपने कोई एक ऐसे दे दिया इंग्लिश में या फिर एक सुलेख हिंदी में लिखने को दे दिया, अब बच्चे लाइन से बाहर लिख रहे हैं, उल्टा सीधा लिख रहे हैं, ऊपर नीचे लिख रहे हैं, अगर अब आप उनकी कॉपी चेक करोगे, जब आप उनकी कॉपी चेक करते हो तो आप सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या देखोगे? अब देखते हैं। मान के चलिए कि ये एक ऐसे है और बच्चे ने ऊपर नीचे ऐसे ऐसे लिख रखा है, तो अब आप क्या देखोगे कि सुंदर लिखा है और साफ साफ लिखा है, आप ये देखोगे। बिना किसी गलती के कठिन शब्दों का सही वर्तनी, आप ये करोगे। विचारों की अभिव्यक्ति और मौलिकता, आप ये करोगे। या बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ लिखने को बोलोगे।
तो बताओ, अगर आपने एक सुलेख या एक ऐसे देना है बच्चों को, तो आप क्या दोगे उसमें? क्या बोलोगे कि भाई सिर्फ सुंदर ही लिखना है और भाई साफ साफ लिखना है? एक्सपेक्ट नहीं कर सकते भाई, हम बच्चों से उम्मीद नहीं कर सकते। अब कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि छोटे बच्चे जो सुंदर लिख देंगे? तो ये तो हम नहीं कर सकते। अब बहुत लंबे लंबे नहीं, लंबे पैराग्राफ बेचारे बच्चे छोटे छोटे कैसे लिख पाएंगे बिना किसी गलती के? कठिन शब्दों, देखो कठिन शब्द एक नेगेटिव वर्ड हो गया, और बिना किसी गलती तो बच्चे करेंगे, तो ये भी नेगेटिव हो गया। विचार बच गया कि विचारों की अभिव्यक्ति, कि वो जो उनके विचार हैं, मान के चले कि गाय का प्रस्ताव बोल दिया, अब बच्चे अपने जो विचार हैं उनको एक्सप्रेस कैसे कर पा रहे हैं? और मौलिकता, तो ऑप्शन सी के साथ आप लोग चले जाओगे कि प्राथमिक स्तर पर लिखना केवल नकल करना नहीं है, सबसे ज़रूरी है कि बच्चा अपने विचारों को कैसे एक्सप्रेस कर पा रहा है, बस ये बात है। मतलब कि मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर पूरी पूरी CDP का नाम ही चाइल्ड, मतलब कि बच्चा, डेवलपमेंट, उसका विकास, पैडागोजी, ठीक है। मतलब ये है आपका CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी, कि बच्चे का विकास जब हो रहा होता है, ठीक है, तो आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है? स्कूल की क्या भूमिका है, समाज की क्या भूमिका है, परिवार की क्या भूमिका है, कुल मिलाकर बस यही बात है। इसमें आपको बच्चे को बिल्कुल कंफर्ट में रखना है कि बच्चे खुद से जो ज्ञान है उसके एक्टिव होते हैं, ज्ञान निर्माता होते हैं। बच्चों के अनुसार ही पाठ्यक्रम होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर जो परिवार है वो उसका साथ देगा, ठीक है। तो इस प्रकार की बातें हैं, आप डरिए मत, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया कि 30 में से 30 नंबर भाई हम लेकर आएंगे 101%। अगला प्रश्न क्या है? हाँ, इसमें एक चीज़ और है, कुछ अक्षमताएं हैं, जैसे कि आ गया डिसलेक्सिया। अब डिसलेक्सिया क्या है? हो सकता है कि आपको ना पता हो। तो डिसलेक्सिया, इसका मुख्य रूप से किस प्रकार की कठिनाई या विकार से संबंधित है? अब देखिए, चलने फिरने और दौड़ने से संबंधित जो एक वर्ड दे दिया है, क्या वो डिसलेक्सिया है? पढ़ने और अक्षरों को पहचान की जो कठिनाई बच्चों को फेस करनी पड़ती है, क्या वो डिसलेक्सिया है? केवल सुनने और ध्यान केंद्रित करने की कठिनाई, क्या वो डिसलेक्सिया है? या फिर डिसलेक्सिया वो है जो गणित की जो समस्याएं हैं उसकी गणनाएं नहीं कर पाता, जोड़ नहीं पाता, घटा नहीं कर पाता, मल्टीप्लाई नहीं कर पाता? तो देखिए, केवल वर्ड तो आप वैसे ही हटा दिया करो, एक ऑप्शन तो आपका वैसे कट गया। अब देखो, जो गणित है, गणित को हम क्या कैलकुलेटर में जोड़ते हैं ना, जैसे कि किसी ने कोई राशन की दुकान से कुछ सामान लिया कहीं और से, तो वो कैलकुलेटर का यूज करेगा। तो कैलकुलेटर में क्या कर रहा है? कैलकुलेट कर रहा है वो, किसमें? कैलकुलेटर में। तो जब भी गणित से कुछ भी आएगा रिलेटेड, वो भी कैलकुलेटर से होगा आपका, डिसकैलकुलिया, ठीक है। तो ये भी आपका कट गया, तो बच गए दो। पढ़ने और अक्षरों को पहचानने, आपने एक फिल्म देखी होगी तारे ज़मीं पर, उसमें एक ईशान अवस्थी एक नाम है कि छोटा सा बच्चा है, 6 को 9 पढ़ रहा है, L को 7 पढ़ रहा है, ठीक है, B को उल्टा पढ़ रहा है। तो ऐसे करके वो क्या है, वो मतलब कि अक्षरों को पहचान नहीं पा रहा है, उसको डिसलेक्सिया बीमारी है, मतलब कि लैक कर रहा है। वो लैक किस चीज़ में कर रहा है? वो अक्षरों को पहचानने में। तो आप ऑप्शन B के साथ चले जाओगे, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो मतलब कि बच्चे इसमें सही क्रम से नहीं पढ़ पाते, अक्षरों को पहचान नहीं पाते। ये भाई आपका रीडिंग में भी होता है, क्योंकि अब अगर मैंने ये बोल दिया BACK बैक लिख दिया मैंने, अब बच्चा क्या करेगा? जिसको ये है वो B नहीं पढ़ेगा, इसको वो क्या पढ़ेगा? वो D पढ़ेगा। A को A पढ़ेगा, C को उल्टा पढ़ेगा, K को भी उल्टा पढ़ेगा। मतलब उसके अनुसार ये कुछ और चीज़ें, मतलब कि बच्चा पढ़ने में, समझने में दिक्कत पा रहा है, डिसलेक्सिया, ठीक है, डिसलेक्सिया, क्योंकि डिस्प्रैक्सिया आप एक अलग चीज़ है। गणित की कक्षा में जियो बोर्ड का मुख्य रूप से किस चीज़ को सिखाने के लिए यूज किया जाता है? भाई जियो बोर्ड। तो आपका संख्या जोड़ने नहीं भाई, ये तो गलत हो गया पहले ही। पहाड़ों को रटकर तो एक नेगेटिव वर्ड है, ग्राफ पेपर पर चित्र बनाने के लिए ये हो सकता है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है, ज्यामितीय आकृति जैसे कि वर्ग, आयत, त्रिभुज जैसी जो आकृतियाँ हैं, इनको समझाने के लिए हम जियो बोर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। आगे आ जाओ। देखो, बाल केंद्रित शिक्षा, मतलब कि जो बच्चा है उसको ध्यान में रखकर चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन है, इसकी क्या विशेषता होनी चाहिए? अब भाई बताओ क्या होनी चाहिए? शिक्षक ही कक्षा का केंद्र होता है, तो गलत होगी भाई, क्योंकि शिक्षक नहीं होता, बच्चा होता है, तो ये तो गलत होगी। बच्चों के अनुभव, ये देखते हैं, पूरी तरह से केवल नेगेटिव वर्ड है, उड़ा दो। बच्चों को साल के अंत में कड़ी परीक्षा, कड़ी मतलब कि कठिन, गलत है। ऑप्शन बी बच गया कि बच्चों के अनुभव, उनकी आवाज़ और उनकी सक्रिय एक्टिव भाग्यधारी है जो, उसको बच्चों के ऊपर है ये सारी की सारी चीज़ें, कि उनको प्राथमिकता देना। कि ऐसा नहीं कि भाई अगर मैं शिक्षक हूँ तो बस मैं ही बोलूँगा। अब बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनको प्राथमिकता देना। अगला प्रश्न, प्याजे के अनुसार
संज्ञानात्मक विकास, जीन पियाजे इनका पूरा नाम है। संज्ञानात्मक एक थ्योरी दी थी इन्होंने कि संज्ञानात्मक विकास की किस सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस का प्रदर्शित करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई जैसे कि एक छोटा सा बच्चा है 1-1.5 साल का, आप उसको एक टीवी का रिमोट दिखाते हैं, आपके पीछे छुपा लेते हैं और बोलते हैं कि कोको ले गई। कुछ टाइम तक तो बच्चा बाहर की तरफ देखेगा, बोलो हु कोको 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 कि कोको ले गई। लेकिन कुछ टाइम के बाद बच्चा को पता चल जाएगा कि वस्तु स्थायी है भाई, वो वस्तु स्थायी है, मतलब परमानेंट है, कि वस्तु कहीं गई नहीं है। बच्चा समझ जाए कि यार पापा बेवकूफ़ बना रहे हैं, खुद के पीछे छिपा रखा है। तो वो टाइम कब का है? तो वो टाइम आपका पहली अवस्था में आएगा 0 से 2 साल तक का। मतलब जब बच्चा आपका 16 साल 18 महीने 1.5 साल 2 साल का होगा, तब बच्चे को यह बात समझ में आ जाएगी। और वो आपकी स्टेज कौन सी होती है भाई? सेंसरी मोटर। ठीक है, आपकी जो पहली अवस्था है, देखो इसने 4 अवस्थाएं बताई थी। 4 अवस्थाओं में से दूसरी है प्री ऑपरेशनल, तीसरी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और लास्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल। मतलब कि ऑपरेशनल जिसको हम हिंदी में संक्रियात्मक बोलते हैं, वो तो इसके साथ आएगा ही। लेकिन जो पहली है कि चीज़ें फिक्स हो चुकी हैं, बच्चा समझ चुका है कि भाई कोई कोको कोको तो कुछ कंसेप्ट है ही नहीं है, तो पहले आपका आ जाएगा। देखो जो जन्म से 2 साल तक का होता है, आगे आ जाओ। इनमें से कौन सा रूढ़िबद्ध धारणा, मतलब कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, मतलब कि आपका महिलाएं हमेशा से घर में झाड़ू पोछा करती रही हैं या फिर पुरुष ही बाहर जाकर नौकरी करेंगे, ये स्टीरियोटाइप है। ये आपकी इस चीज़ को जो चुनौती है, ठीक है, वो कौन सा दे सकते हैं इन 4 में से? राहुल का यह कहना कि लड़कियां केवल घर का काम अच्छा कर सकती हैं। रीता का भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमान उड़ाकर देश की सेवा करना। एक लड़की है जो कि वायुसेना में विमान उड़ा रही है। कक्षा में लड़कों को भारी मेज उठाने के लिए कहना और लड़कियों को सफाई के लिए कहना। यार ये तो लड़कियों को छोटे छोटे काम दिए जाते हैं, लड़कों को भारी काम दिए जाते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। रोहन का रोने पर यह सुनाना कि लड़कों की तरह मत रो, क्योंकि हम जो लड़के हैं उनको ये बात बोल दी जाता है कि यार लड़कियों की तरह मत रो, तो ठीक है। ठीक है। और राहुल का यह कहना कि लड़कियां केवल घर का काम कर सकती हैं, तो ये भी गलत बात होगी। इसमें लड़कियां वो काम करें जो कि लड़के करते थे, इसने कुछ अलग करके दिखाया है। रीता का भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमान उड़ाकर देश की सेवा करना। समझ गए ना आई थिंक आप, कि जब महिलाएं उन एरिया में या क्षेत्रों में आगे बढ़ती हैं जिसमें पारंपरिक रूप से पुरुषों का माना जाता था। बस बात ये है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। आगे आ जाओ। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को मानचित्रण सिखाने से उनके किस कौशल का विकास मिलता है? क्लास में आप बच्चों को मैप समझा रहे हैं, अब बच्चे का किस प्रकार का विकास होगा कि बिना समझे नक्शे की हूबहू नकल करने? नहीं यार, ऐसे कैसे हो सकता है कि उसने समझा भी नहीं और वो वैसे नकल भी करता है, गलत हो गया। केवल तो एक नेगेटिव वर्ड है, आगे पढ़ो ही मत भाई। संख्याओं की गणना करने की गति, क्या ऐसा हो सकता है कि आपने मैप सिखाया कि भारत यहाँ पे है, पाकिस्तान यहाँ पे, और आप समझ जाओ कि साहब यहाँ से गणित है? तो गणित को तो नहीं हो सकता। सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध कि पूर्व कहाँ पर है, पश्चिम उत्तर दक्षिण कहाँ पर है, कौन सा देश कहाँ पर है, उसकी स्थिति लोकेशन कहाँ पर है और दिशा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन बी आप बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, बच्चों के सीखने में स्कैफोल्डिंग, एक वर्ड है स्कैफोल्डिंग जिसको हम हिंदी में पाड़, ढांचा या फिर मचान, ये वर्ड हम यूज करते हैं इसके लिए, पाड़, ठीक है। स्कैफोल्डिंग, इसका क्या अर्थ है कि बच्चे द्वारा की गई गलतियां पर उसे सख्त सज़ा देना, बच्चों को बिना किसी मदद के अपने आप सब कुछ करने के लिए छोड़ देना, बड़े या फिर जिसको हम वयस्क बोल देते हैं उनको उनके द्वारा जो बच्चों के लिए टेम्परेरी अस्थायी मदद करी जाती है वो, या फिर परीक्षा के लिए प्रश्नों के उत्तर सीधे लिखवा देना। बताओ भाई, 4 ऑप्शन है, बताओ आपका क्या आएगा। देखो स्कैफोल्डिंग, इसका क्या अर्थ होता है? टेम्परेरी हेल्प। बस आपने ये वर्ड पकड़ लेना है, टेम्परेरी हेल्प, मतलब कि अस्थाई, स्थाई नहीं है, वो फिक्स नहीं है, टेम्परेरी है, कुछ ही टाइम के लिए है, तो वो आपका टेम्परेरी यहाँ पर है, तो सी आपका उत्तर आएगा, बाकी सारे गलत। अच्छा ये होता क्या है? मान के चलिए कि एक छोटा बच्चा है, 2-2.5 साल का है, साइकिल सीखना चाहते हैं, वो खुद से तो नहीं चला पाएगा, मम्मी पापा या कोई दादा दादी या कोई और बड़ा क्या कर रहा है, उसकी हेल्प कर रहा है, वो 2, 4, 5, 10 दिन में वही सीख भी जाएगा। तो जो हेल्प करी गई है उसी को बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, ठीक है। और जिसने हेल्प करी है उसको बोलते हैं MKO, मतलब कि मोर नॉलेजेबल अदर। अदर का क्या मतलब? यहाँ पर हम ट्रिक बनाएंगे, बच्चे से लगाएंगे कि भाई उसको नॉलेज तो है बच्चे से ज़्यादा, कौन हो गया वो? MKO। जैसे अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ तो मैं हो गया यहाँ पर MKO। आपसे पूछा भी जा सकता है कि एक CDP की क्लास है, एक अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा है, तो मैं इनमें से
शिक्षक है वो कौन सी कैटेगरी से रिलेटेड है, MKO, स्कैफोल्डिंग, आपके अलग अलग ZPD। तो मतलब ये तीन चीज़ हैं। एक तो MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। अब नॉलेज किसको है, टीचर को है या फिर जिसका एक एक्सपीरियंस है, बड़े हैं उनको है, तो वो यहाँ पर चले जाएंगे। स्कैफोल्डिंग जो टेम्परेरी हेल्प दी गई है, दो चीज़ें। ZPD जोन ऑफ प्रैक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब कि जो एरिया है जिस एरिया में आपकी हेल्प करी गई है, क्योंकि आपके वहाँ पर वीकनेस थी, जो पर्टिकुलर एरिया है तो वहाँ पर उसको हम बोलेंगे आपका ZPD। बस 3 वर्ड है। प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस प्रकार की सामग्री को शामिल करना चाहिए। मतलब कि जब आप स्कूल में जाते हैं और छोटे बच्चे होते हैं, जैसे आपके भी छोटे बच्चे होंगे या फिर आपको ध्यान होगा, तो भाई किस प्रकार के पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए, किताबें किस प्रकार की होनी चाहिए। केवल राजा रानियों की कल्पना, देखो केवल आ गया, वैसे भी उड़ा सकते हैं, लेकिन आगे पढ़ लेते हैं। इसमें 3 ही ऑप्शन, नीचे आ रहा है। बच्चों के वास्तविक जीवन और परिवेश से जुड़ी हुई कहानियाँ, विदेशी लेखनों के कठिन, केवल व्याकरण। तो बताइए आपका क्या रहेगा राइट आंसर। देखो केवल उड़ा दो भाई, जहाँ पर कठिन शब्द है उड़ा दो, जहाँ पर केवल शब्द है उड़ा दो। बच गया कौन सा, कि बच्चा का जो आसपास का माहौल है उसी से रिलेटेड। जैसे आपने सिखा दिया कुछ भी, काफ और कुछ एक ऐसी चीज़ लिख दी, काबुलिस्तान या कुछ ऐसा, बच्चे नहीं समझ पाएंगे। अगर काफ और आप कबूतर लिखेंगे तो कबूतर तो बच्चों ने देखा हुआ है या फिर आसपास देखते ही रहते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप अच्छे तरीके से सलीके से आपके दिल दिमाग जहन के अंदर याद रखिएगा। चलिए आगे आइए भाई। आगे अगला आपका क्या है कि प्रगतिशील जो आपकी शिक्षा होती है, लगातार प्रोग्रेसिव पे है, वो लगातार कुछ ना कुछ सीख रही है, प्रगति कर रही है, उसके संदर्भ में मतलब इस क्लास के लिए इसमें से कौन सा कथन सही है। 4 चीज़ें हैं, मैं पढ़ देता हूँ कि कक्षा में प्रजातंत्र या लोकतंत्र का कोई स्थान नहीं होता। थोड़े एक अलग से वर्ड आ गए भाई। विद्यार्थियों को केवल रटने और याद करने पर जोर देना चाहिए। विद्यार्थी स्वयं ही ज्ञान के निर्माता है और वे करके सीखने पर जोर देते हैं। केवल शिक्षक ही सब कुछ जानते हैं, छात्र पूरी तरह निष्क्रिय होते हैं, पैसिव होते हैं। तो 4 बताओ आप क्या करोगे। जहाँ पर केवल है एक तो उस वर्ड को उड़ाओ कि केवल शिक्षक ही जानते हैं, गलत बात है। विद्यार्थियों को केवल, केवल और रटना दोनों नेगेटिव वर्ड हैं, दोनों को उड़ाओ। तो आपने बी उड़ा दिया, डी उड़ा दिया, बच गया कौन सा, कि कक्षा में प्रजातंत्र और लोकतंत्र का कोई स्थान नहीं होता। भाई ये एक भारी भरकम वर्ड है, बच्चों को समझ में नहीं आएंगे। आप ऑप्शन सी पर चले जाओ कि बच्चे स्वयं ही ज्ञान के निर्माता हैं, मतलब कि लर्निंग बाय डूइंग, खुद से करके सीखते हैं। तो आप ऑप्शन सी पर चले जाओगे, बच्चों के लिए यह चीज़ काफ़ी ज़रूरी होती है। अच्छा, आपके इसके वो पूछे गए थे कि जो प्रगतिशील प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, यह कंसेप्ट किसने दिया था, जॉन डीवी ने दिया था। याद कैसे रखोगे, देखो क्या है प्रोग्रेस, प्रोग्रेस कौन करेगा भाई, जिसके अंदर जान होगी। जो पहले से मरा पड़ा है वो क्या ही कर लेगा, जो ये सोच रहा है कि यार मेरा तो होगा ही नहीं, तो वो क्या ही कर लेगा। जिसके अंदर है कि भाई यस, एक मुझे बहुत ही अच्छे प्यारे से सर मिले हैं, रैमी ढूढ़, और भाई ये काफ़ी अच्छे तरीके से करवाते हैं यार। और इन 30 क्वेश्चन तो जस्ट नाम के हैं, 30 क्वेश्चन के साथ 100 क्वेश्चन और करवा देते हैं। मतलब उसके बंदे के अंदर जान है, वो क्या कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन जॉन डेवी। आपके 3 क्वेश्चन और बचे हैं। पर्यावरण ईवीएस का एक और डाल दिया कि उसकी क्लास चल रही है, उसमें एम्पथी, सहानुभूति और समानुभूति जैसे सामाजिक मूल्यों को कैसे सिखाया जा सकता है। तो 4 ऑप्शन है अब आपके सामने, ये देखिए कि बच्चों को कक्षा में इन शब्दों की बड़ी बड़ी परिभाषा, देखो केवल यदि मैं यहाँ पर आपको परिभाषा देकर चला जाऊँ, आपको जोड़ तोड़ कर कुछ अलग से ना बताऊँ, तो फिर क्या ही फ़ायदा है। तो नेगेटिव वर्ड है। इन मूल्यों का पालन न करने पर बच्चों को स्कूल से सस्पेंड कर देना, मतलब कि दंड दे दिया और दंड हम नहीं दे सकते बच्चों को, तो गलत हो गया। केवल परीक्षा में, देखो केवल नेगेटिव वर्ड है, काट, तो ऑप्शन बी बच गया कि विभिन्न वास्तविक स्थितियों पर रोल प्ले कर आप इसमें परिचर्चा कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी है क्या, कि रोल प्ले और नाटकों के माध्यम से बच्चे खुद को दूसरों की जगह रखकर सोचना सीखते हैं, जिससे उनको उनके अंदर दूसरों के प्रति संवेदनशीलता। मान के चलिए कि आप, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा ये, कि भाई एक गरीब लकड़हारा है, ठीक है, और उसका एक रोल जो है, कुछ बच्चे हैं आज तक वो समझ नहीं पा रहे थे कि एक्चुअल में मीडियोकर लाइफ कैसी होती है या फिर गरीब लोग कैसे होते हैं। लेकिन जब उसने, किसी बच्चे ने या फिर पूरी क्लास ने
वो कंसेप्ट रोल प्ले किया कि भाई गरीब लकड़हारा क्या होता है, कि पूरे दिन में जंगल से लकड़ियाँ काटना, फिर शाम को आकर उन्हीं लकड़ियों से खाना बनाना, हर एक दिन उसका जीवन ऐसा ही है। तो उन बच्चों को समझ में आया कि यार हमारी लाइफ तो कुछ एक अलग ही लेवल की है, तो हमें अब उनके प्रति सहानुभूति, एम्पैथी होगी कि हाँ ये भी सर्वाइव करते हैं। तो पूरा कैसे आया, जब उसको रियल लाइफ से कनेक्ट किया। गणित में एक कलन विधि होती है, एल्गोरिथम, इसके स्थान पर अन्वेषण, ठीक है, डिस्कवरी विधि का उपयोग बच्चों को क्या, देखो डिस्कवरी खोज करना। अब अगर बच्चे ये करेंगे तो इससे बच्चों को क्या लाभ होगा, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो जस्ट हम ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे। इससे बच्चे सवालों के उत्तर बहुत जल्दी रट लेते हैं। रटना एक नेगेटिव वर्ड है, उड़ा दो भाई, पहला तो उड़ गया। यह केवल गणित में कमज़ोर बच्चों के लिए उपयोगी है, केवल आ गया, ये भी हटा दो, ये भी आपका निकल गया। इससे शिक्षक को कक्षा में कम मेहनत करनी पड़ती है, नहीं भाई, शिक्षक एक एजुकेटर है या फिर एक जो टीचर है वो आराम कर रहा है, या उसका समय बचेगा, या उसको कम मेहनत करनी पड़ेगी, या उसका फ़ायदा है, ये सारे नेगेटिव वर्ड हटा दो। यह बच्चों में स्वतंत्र सोच, खोजबीन कैसे आ गया, डिस्कवरी से आ गया। और समस्या का समाधान तो ऑप्शन बी के साथ आप चले जाओगे, बिल्कुल ठीक है। आगे आ जाओ, हाँ यहाँ पर देख लो कि अन्वेषण मतलब कि खोज विधि बच्चों को खुद नियम ढूंढने और सोच में जो उनका सोचने का है वो मौका देती है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर उत्तर भी दिख गया, कोई चक्कर नहीं है, कि चॉम्स्की, नोम चॉम्स्की इसका पूरा नाम है। इसके अनुसार जो मानव है, मानव शिशु में भाषा सीखने की क्षमता होती है पूरी तरह से अर्जित की भाई। अर्जित का मतलब क्या होता है कि अपने आप आ गई वो, कि जो आपका वातावरण है, जो आपका इन्वायरमेंट है, वहाँ से आपकी सीखी जा सकती है। जन्मजात की भाई, जब आप जन्म लेते हैं, मतलब यहाँ पर तो क्या हो गया कि आपको माहौल देना पड़ा, वातावरण बनाना पड़ा, इन्वायरमेंट, लेकिन आप बच्चे का जो दिमाग है उस लेवल पे पहले ही ट्रेन है जन्म से ही। केवल देखो, केवल तो नेगेटिव वर्ड है, काट दो। दंड देना और पुरस्कार ये भी काट दो। तो आप ऑप्शन ए या बी में से थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि आपका जब ये इन्वायरमेंट है ये भी कुछ हद तक ठीक है, लेकिन चॉम्स्की क्या बोलते हैं कि भाई आपका जन्मजात है ये। और दूसरी बात क्या है, इन्वायरमेंट हम किसके लिए देते हैं, जो आपकी शिक्षा, जो सीखी जाती है चीज़ें, ठीक है। जैसे अब आपके पास आप CDP के अगर आप स्टूडेंट हो, 30 में से 30 हम लेकर आएंगे, लेकिन आप क्या कर रहे होगे कि आप डिस्कस भी कर रहे होगे, एक दो यूट्यूब चैनल और देख रहे हो, कुछ किताबें पढ़ रहे होगे, मतलब आपने आपका इन्वायरमेंट ऐसा बना लिया है कि आप इस सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ पाओ। बहुबुद्धि सिद्धांत, देखो बहु का मतलब हो गया ज़्यादा, बुद्धि इंटेलिजेंस, मतलब थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, गार्डनर ने इसको देने का काम किया है। इसका प्रतिपादक है ये आ गया हार्वर्ड गार्डनर। इसके अनुसार इसने क्या बताया है कि जो आपका बहुबुद्धि सिद्धांत है, इसमें 8 प्रकार की आपकी बुद्धि होती है, 8 टाइप की, ये भी क्वेश्चन आया था। तो इसमें क्या बता दिया कि गार्डनर के अनुसार एक मूर्तिकार है भाई, ठीक है, और आर्किटेक्ट है, इसमें कौन सी किस प्रकार की बुद्धि होगी। देखो जो भाषाई बुद्धि है, जैसे कि कुछ कवि होते हैं या कुछ टीचर भी होते हैं जो प्रॉपर तरीके से हिंदी ही बोलते हैं या प्रॉपर तरीके से इंग्लिश ही बोलते हैं। हिंदी उस तरीके से बोलेंगे कि बिल्कुल शुद्धिकरण कर, ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ ये प्रॉपर तरीके से वो हिंदी नहीं है, लेकिन भाषाई मतलब कि उन्होंने उनकी वो उस लैंग्वेज में बिल्कुल परफेक्ट है, तो उसमें उस टाइप की भाषा जो इंटेलिजेंस है वो होगी। दूसरा आपका संगीत में म्यूजिकल, जो भाई कुछ गाते हैं या कुछ बजाते हैं, वो आपके यहाँ पर आ गए। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, ये 2 टाइप की बुद्धि है, ठीक है। तो बच गया कौन सा आपका, मतलब इसमें एक में खुद, जब इंसान खुद के साथ बात करता है, अर्थात जब उसका मेडिटेशन में बोल सकते हैं। दूसरे में क्या होता है, जब जो साइकोलॉजिस्ट हैं या फिर जब एक व्यक्ति उनके सामने एक या एक से ज़्यादा व्यक्ति होते हैं तो उनको गाइड करते हैं कि उनके दिमाग को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया आपका स्थानिक बुद्धि, सेप्टियल। इसमें क्या होता है कि जो मूर्तिकार है, मूर्तिकार जैसे स्टैचू बनाना, ठीक है, स्टैचू स्पैटियल, वहाँ से याद कर सकते हैं आर्किटेक्ट। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल ठीक था कि स्थानिक बुद्धि। तो बताइए भाई फटाफट से, आज हमने मेरे प्यारे दोस्तों सारे के सारे आपके जो प्रश्न हैं वो देखने का काम किया है, और अभी आपकी क्लास हो चुकी है और आज हमने 31 से 60 तक अच्छे तरीके से आपके प्रश्न देखे हैं भाई। देखो आपके 52-53 मिनट लग गई, लेकिन मैं यह नहीं चाहता कि जस्ट एक क्वेश्चन देके और ये बोलूँ बताइए इसका क्या आएगा, वो और बहुत सारे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पर आए हैं तो 101% में मेरा वही काम है जो मैं करूँगा, और आपको 30 में से 30 में फिर बोल देता हूँ भाई कि 30 में से 30 हम लेकर आएंगे, बिना किताब लेकर आएंगे, सिर्फ इस प्लेलिस्ट से लेकर आएंगे। आपका एक ही काम रहेगा कि आप एक कॉपी पेन हर एक दिन लेकर बैठिए, देखिए कि आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं। हो सकता है कि आपके 22 ठीक हो सकता है कि 28 ठीक हो सकता है कि आपके 12, 8 या 6 भी ठीक हो, 2 ठीक हो।
दिक्कत मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितने आपके ठीक हैं परफेक्ट, जितने गलत होते हैं उनको एक दो बार रिवीजन कर लीजिए। 30 में से 30 लेकर आएंगे, बिना किताब लेकर आएंगे, 101% लेकर आएंगे। तो जिस भी दोस्त ने अब तक लाइक नहीं किया तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्त लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप नए आए हो, यहाँ पर लगातार आपको वीडियो मिलती रहेंगी। आप सी टेट 2026 दे रहे हो, 27 दे रहे हो, 28 दे रहे हो, 30, 32, 35, 50 कोई सा भी दे रहे हो, आपका इसी में से आपके 30 नंबर आएंगे भाई। शेयर भाई देखो, एक शेयर करना है सिर्फ, ठीक है, एक शेयर, और वो भी उस इंसान तक जो यार चाहता है कि मैं बिल्कुल एक ऐसे टीचर के पास चला जाऊं जो मेरे ही जैसा हो, जो सिर्फ पढ़ाए मुझे और अच्छे तरीके से पढ़ाए, इंटरटेनमेंट भी करे। तो आई थिंक ये वही चैनल है, रेमी ढूढ़ एजुकेशन अपने इस प्लेटफॉर्म का नाम है जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हो। टेलीग्राम का लिंक है नीचे, वो देख लीजिएगा, ठीक है। और व्हाट्सएप का आपके सामने है 7988176369, ठीक है। सारे लिंक आपके नीचे हैं, पुरानी क्लासों के भी और टेलीग्राम का भी, व्हाट्सएप नंबर भी है, वहाँ पर एक बार ज़रूर जुड़ जाइए। और आज का जो आपका स्कोर है, स्कोर बताइएगा। और भाई देखो, बिना किसी फ़िल्टर के, ऐसा नहीं कि 28 ही बताने हैं, 30 में से 30 जितने आपके हैं वो बताने हैं, ठीक है। और आप काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए, ठीक है। और ये मेरी प्यारी सी आपको तस्वीर देखने को मिलेगी, ठीक है, अपने इस प्लेटफॉर्म पर। रेमी ढूढ़ एजुकेशन अपने प्लेटफॉर्म का नाम है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो आपका राइट आंसर जितने भी आपके बने हैं वो बताइएगा, ठीक है। आप काफ़ी अच्छे हैं, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं तीसरे लेक्चर में।